नमस्कार, मेरा न्यूज़ नेचर मार्केट रिटेल प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। आज भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और आज हम ग्रामीण भारत में माझी छपरा सारण जिला के माझी प्रखंड के अंतर्गत माझी में ही अवनीश कुमार बबलू शर्मा जी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज ग्रामीण भारत क्या सोच रहा है और हम कहां पे खड़े हैं। तो अवनीश जी, नूतन मार्केट रिटेल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जी। और नूतन मार्केट परिवार की तरफ से आप सभी ग्रामीण वासियों को, देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे बहुत शुभकामनाएं। और सर, आपसे पहला ही, क्योंकि हम एक ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण परिवेश में हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश के आम लोग आज़ादी के 75 साल बाद अपने आप को कहाँ पा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं? क्या वहाँ से दूरी जो तय किए हैं, क्या उसमें कुछ समय ज़्यादा लग गया है या वो समुचित में विकास जो होनी चाहिए वो मिला है, या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक आज़ाद भारत में एक आम नागरिक को क्या वो मिली है? इसमें हम कहाँ पिछड़ गए हैं? सबसे पहले तो रजनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपका। निश्चित रूप से सन 1942 के बाद आज विगत 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ध्वजारोहण किया और उसी के साथ ही देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करने की स्थिति में अमृत महोत्सव में प्रवेश किया। आपका प्रश्न है कि हम कहाँ पिछड़ गए और कितनी देर लगी। देर तो बहुत लगी। आज़ादी के 5-10 सालों में ही जो प्रगति एवं विकास होना चाहिए था, निश्चित रूप से वैसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं 1-2 व्यक्ति ही उसके पुरोधा बनकर बैठे रहे, आम सहमति के बिना स्वयं के निर्णय पर आधारित सरकारों को चलाते रहे। स्थिति परिवारवाद की बढ़ी और देश पिछड़ गया। विगत कुछ वर्ष पहले से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आया है, जिस तरीके से आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, देश की बहुत सी ऐसी ज्वलंत समस्याएं, बहुत से ऐसे काले कानून जो कि बनने ही नहीं चाहिए थे, वैसे कानून बनाए गए, देश को पीछे किया गया। लेकिन आज की जो सरकार है, आज की जो सरकार के मुखिया हैं, उनकी जो टीम है, निश्चित रूप से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उन्हें साधुवाद देना चाहेंगे कि 370 जैसी ज्वलंत समस्या जिसके जिम्मेवार राजनीति के कोई दूसरे व्यक्ति नहीं थे। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर तो स्वयं नेहरू जी इस बात को लेकर गए थे। कश्मीर आप अमृत महोत्सव में हम प्रवेश कर गए, इसकी खुशी अवश्य है, लेकिन 14 अगस्त की पीड़ा भी शरीर के अंदर मौजूद है। यानी कहने का मतलब कि अगले आज़ादी के 10 साल के अंदर जो हमें एक गति मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आज़ादी के बाद की, आज़ादी के समय की जो परिस्थिति थी, क्या उसके अनुरूप उस टाइम की वर्तमान सरकार उसके एक क्या कहते हैं कि दूरदर्शी एक वो अपना रोड मैप नहीं तैयार कर पाए? क्या आपको क्या? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को चाहिए था कि दूरदर्शी सोच रखे। पाकिस्तान जाता है यूनाइटेड नेशन में, कश्मीर, अफगानिस्तान, कंधार, आज की जो स्थिति परिस्थिति काबुल में जो पैदा हुई है, क्या ऐसी सोच होनी चाहिए?
हमारा धर्म वसुधैव कुटुम्बकम की ओर चलता है, अहिंसा परमो धर्म और धार्यते इति धर्म। हम तो धर्म को धारण करते हैं, हम हिंसा की बात क्यों करें? लेकिन ये तो उस विगत सरकार को चाहिए था जो 1942 में, क्यों 1942 के पहले भी रजनीश जी आपको पता होगा, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है और जाना है, सुना है कि 1931 में भी एक सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, जिस सरकार में इस देश के सम्मानित और सारण के लाल डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी उस सरकार के में सदस्य वो अंतरिम सरकार थी, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र पूर्णतः स्वतंत्र सरकार नहीं हुई। लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र सरकार 42 में जब अंग्रेज चले गए, सत्ता का हस्तांतरण 42 का जो आंदोलन हुआ और 47 में सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच में, वो तो कहीं न कहीं एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वह ऐसा काम किया गया। मैंने आज की जो परिस्थिति है, जो विवादास्पद मुद्दा है, उसमें कहीं न कहीं जिन्ना, नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को आप जिम्मेवार बिल्कुल जिम्मेवार समझते हैं। बिल्कुल, वैसे बस 3-4 ही लोग थे जो कहीं न कहीं सत्ता के साथ हमेशा चिपके रहना चाहते थे। क्यों? आंतरिक चुनाव हुआ था, आंतरिक चुनाव में पटेल के नाम पर सहमति हुई थी। नेहरू जी तो अपना वोट खुद ही दे दिए थे अपने आप को। क्या इस बात का भी आप पता कीजिए इतिहास को उठाकर। और बात सही है, वो तो उस टाइम तो नो डाउट इसमें कि उसमें पटेल जी को बहुमत मिला था और वो बहुमत के नेता थे, अध्यक्ष थे। 13 वोट सरदार साहब को मिला था और स्वयं 1 वोट नेहरू जी अपना वोट अपने ले लिए और उस बिना पर वो कह रहे थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसके आगे की चर्चा मैं क्या बोलूं? इसके आगे की चर्चा तो कुछ विवादों में आ जाएगी मेरी, अगर कोई सही टिप्पणी मैं कर दूं। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन उस टाइम जब देश आजाद हुआ, उस टाइम के एक पूरे विश्व में स्वीकार नेता के रूप में नेहरू जी को ही कहा जाता है कि एक बहुत बड़े विश्व नेता के रूप में इनको। ऐसा कोई विश्व गुरु नहीं थे नेहरू जी, कोई सर्वमान्य नेता नहीं थे। नेहरू जी को चाहिए था कि जब देश आजाद हुआ 47 में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, कैसे संसाधन आए, लेकिन कहीं न कहीं परिवारवाद के उलझाव में और अपने और अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह नहीं लिए गए और देश की जनता पर कुछ ऐसे काले कानून जानबूझकर थोप दिए गए जिससे कि आज लड़कर यह देश। चलिए हम लोग मुद्दा से उसको ये होंगे। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में आप जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कृषि में कहाँ थे, आज हम कहाँ खड़े हैं? औद्योगिक विकास में कहाँ थे, अभी हम कहाँ खड़े हैं? और भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ आ गया, रोड आ गया, बिजली आ गया, और भी सारी चीज़ें आ गई। तो यही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मतलब ही ये होता है, जनता को क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो उसके लिए हम किसको जिम्मेवार, क्या हमारे राजनेता भी जिम्मेवार है कि उन्होंने वो दूरदर्शी सोच के साथ अपने आप को नहीं कर पाए, या वो दलगत राजनीति में ही अपने आप को फंसे रह गए? बिल्कुल आवश्यकता की राजनीति में लगे, बिल्कुल आवश्यकता की राजनीति में लगे रह गए, अपने तिजोरियों को भरने में लगे रह गए। नतीजा यह हुआ कि जितनी मेगावाट बिजली पैदा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जितने किलोमीटर सड़क रोज बनने चाहिए थे वो नहीं हुआ, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए थे वो नहीं हुआ, जितनी पानी की टंकी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। और इसका परिणाम यह है कि आज की सरकार, जब आज की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, जिसके की मुखिया इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हुए, तो इनके आने के समय में इस तरह की बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी और इनको भरने में ये इतना समय लग गया। निश्चित रूप से इसको पहले ये लोग कर दिए होते तो आज देश तो बहुत शिखर पर होता। तो क्या आज़ादी के 75 साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि भारत अब किस दिशा में, क्या ट्रैक पे आई है कि अभी भी डिस ट्रैक पे है? नहीं, डिस ट्रैक पर तो है। मैं नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूँ रजनीश जी, मैं सकारात्मक सोचवादी इंसान हूँ और निश्चित रूप से ट्रैक पर है। और अगर ट्रैक पर नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। यही मांझी सारण जिले में 20 प्रखंड हैं। इस 20 प्रखंड में सबसे बड़ा प्रखंड और सबसे महत्वपूर्ण प्रखंड मांझी है और यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब का बिक्री नहीं होता, वहाँ था मांझी। और आज
यहाँ 23 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है। पहले बिजली नहीं थी, यह मुद्दा था। आज बिजली चली जाती है, वह मुद्दा होता है। तो क्या माझी या सारण में क्या औद्योगिक विकास होने की संभावना है? अपार संभावनाएं हैं। तो फिर यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बिजली की भरपूर व्यवस्था हो गई, तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रहा है जिससे यहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है? औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उन फैक्टरों को देखकर आगे बढ़ना होता है। निश्चित रूप से अगर माझी का विकास करना है और माझी में औद्योगिक विकास होना चाहिए, तो ये सब बात माझी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, अपनी बात को ऊपर तक ले जानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात कि खुद भी उसके लिए मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जाते जाते मैं अंत में ये पूछूंगा कि हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, क्या माझी के विकास के लिए महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत माझी आता है, तो विकास का मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र की एक प्रोजेक्ट चली आ रही है। क्या हमारे वर्तमान सांसद माझी के विकास यानी माझी के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, विकास रोजगार से होता है, तो उससे यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे विकास दिखेगा? तो क्या उसके लिए वो ऐसा कोई सोच दिख रहा है? निश्चित रूप से क्योंकि आप उस संगठन से नहीं, मैं संगठन से जुड़ा हूँ और मैं संगठन और मैं स्वयं की तरफ से भी सामाजिक रूप से भी मैं जो देखता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, इतने वर्षों का जो कार्य करने का उनके साथ अनुभव है, मैं इसके आधार पर निश्चित रूप से कहूँगा महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। विधानसभा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। विधानसभा को अगर विकसित करना है तो उसके लिए ठीक है, माननीय सांसद तो हैं, लेकिन विधायक हैं, ठीक है, जिला परिषद हैं, निकाय के लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, वार्ड लोग हैं, इतने लोग हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर एक बात आपके इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की यह गरिमा है कि ऐसे यशस्वी हम लोग के माननीय सांसद हैं कि किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं, जो जब चाहता है जैसे चाहता है मिलता है, अपनी बात कहता है। बहुत सुलभ आकर भी हर एक लोगों के इस कोरोना कालखंड में जिस तरह की गतिविधियां हुई, हमने तो नेताजी लोगों को हमने नहीं देखा, लेकिन महाराजगंज के माननीय सांसद लगातार अस्पतालों का दौरा करना, कोविड के बीच में लोगों में जाकर लोगों को जागरूक करना। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो निश्चित रूप से माननीय सांसद के ही सौजन्य से और उनके अथक प्रयास से आज जिसके लिए हम लोग गर्व का अनुभव कर रहे हैं, 24 करोड़ की प्रोजेक्ट नमामि गंगे की माझी में आया है, जिस पर कि अभी अटल पथ और अटल घाट के नाम से माँ पावनी माँ सरयू के पावन तट पर यह बनेगा। रही बात रोड की, तो सड़क को भी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का कोई वो सड़क नहीं है जिसको माननीय सांसद ने अपने से नहीं पास किया और बनवाया हो। लेकिन सड़क को बनाने का काम तो विधायक जी लोगों का भी है, जिला परिषद का भी है, एमएलसी लोगों का भी है, मुखिया जी लोगों का भी है। तो इस तरीके से ठीक है, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नहीं, हम भी इसमें नो डाउट कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है केंद्र की तरफ से बहुत सारे। माझी के लिए विशेष तौर पर मैं बताऊं, मैं उसमें साक्षी हूँ। माझी के बिजली की इतनी समस्या रहती थी, माझी के लिए विशेष तौर पर 8 मेगावाट बिजली की सुचारू व्यवस्था कराने में माननीय सांसद जी का ही प्रयास रहा कि आज माझी को 24 घंटे 2 तरफ से बिजली आपूर्ति होती है। इधर एकमा से भी मिलता है, उधर प्रभुनाथ नगर से भी मिलता है, और माझी रोटेशन चलाने का काम करता है, बिजली लेता भी है और बिजली देता भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।